जैसा कि तुम लोग पढ़े थे मैथ्स में 1.1 कंप्लीट हो गया था, है ना। और अब आते हैं हम लोग 1.2। 1.2 में कुछ भी नहीं है, ये सब तुम 45 डेज वाला में पढ़ चुके हो। क्या लिखा है? फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड, जिसको तुम बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हो। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है 140। 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। हम लोग क्या करेंगे? 140 2 से देंगे 70 बार में, फिर 2 से देंगे 35 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 से 35, 7 से यहाँ लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इस तरीका से तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 140 का अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। ये स्क्वायर देंगे या नहीं देंगे, दोनों हमारे लिए इक्वल है। 2 का स्क्वायर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार है। अगर 5 भी 2 बार होता तो 5 का स्क्वायर देते 3 बार, 5 का पावर 3 हो जाता। इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड इसका बना। 1825, फिर दिया है 5005, फिर दिया है 7429। इतना का गुणनखंड निकालना तो तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सीखे हुए हो इसको। मैनुअल क्लास था उस समय सीखे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब जो पूर्णांक दिया हुआ है तुम्हारा 2 संख्या 26 और 91, ठीक है, 26 और 91 जो दिया हुआ है तुम्हारा, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, जबकि इसको निकालना है कैसे? 2 संख्याओं का गुणनफल करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट क्या है? 26 और 91। 26 और 91। तो इसका यहाँ पे ये बात नहीं बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। ठीक है, तो हमको 2 संख्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, लेकिन इसका न एचसीएफ दिया न एलसीएम दिया, तो हम उस फॉर्मूला पे इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले या तो एलसीएम निकालना होगा इसका, या नहीं तो एचसीएफ। तो एचसीएफ आसान है निकालना। 26 और 91, 26 दिया 78, 11 में 8 दिया 3, और ये 8 में 7 दिया 1। अब यहां पे आ जाएगा 26, 13 दूना 26, 1 करेंगे। इसका एचसीएफ क्या निकला? लिखेंगे 26, 91 का एचसीएफ इक्वल टू 13, ये वाला होता है। तो 13 हमारा एक आंसर आया। क्या बोला? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकल गया। अब बोल रहा है एचसीएफ जब निकल गया तो बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या गुणनफल में 2 संख्या क्या है? 26 और 91। लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला? 13 गुना एलसीएम। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे? इसको घुमा के इधर ले आएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 13 गुना एलसीएम इक्वल टू 26 गुना 91। अब लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 26 गुना 91 बटा 13। 13 दूनी 26। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 नमा 18, 182 आंसर। यानी हमारा एचसीएफ
हम एक निकाल लिए तो एलसीएम हमारा इस फॉर्मूला पे निकल गया। इसी तरह से आपको 510 और 92, 336 और 54 में से सबका एचसीएफ पहले निकाल लो और एलसीएम को इस फॉर्मूला पे लाके सब में ये घुमाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल है पहले। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल है 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां पे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि बोल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला सवाल है 12, 15, 21, 12, 15 और 21। हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम। 15 का करेंगे 3 पचे 15, 5 एकम। 21 का करेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब यहाँ लिखेंगे 12 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसी तरह से 15 का करेंगे 3 गुना 5 गुना 1। इसी तरह 21 का करेंगे 3 गुना 7 गुना 1। एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लेके चल रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो एक दिखा देंगे। तो देखो इसमें तीनों में हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 12, 15 और 21 का HCF इक्वल टू 3। ये हो गया मेरा आंसर। अब बोल रहा है एलसीएम भी निकालना है साथ में। क्या निकालना है? एलसीएम भी। तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। इसमें क्या होता है, एचसीएफ में बताए हुए हैं जो मिलता है सब में वही लिखना है। एलसीएम में क्या होता है, जो सब में मिलता है वो भी, जो 2 में मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी। तो हमारा सब में क्या मिला, 3 गुना, और कोई मिल रहा है किसी 2 में नहीं मिल रहा, तो सबको गुना कर देंगे। गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब हम इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 420। ये हो गया इसका एलसीएम का आंसर। तो ये समझ में आया, अभाज्य गुणन विधि के आधार पे हम लोग एक बार ही गुणनखंड के, ये नहीं कि एलसीएम के लिए भी करना पड़े, ऐसा नहीं, ठीक है। इस विधि में ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला सवाल तुम्हारा है एचसीएफ इतना दिया है और एलसीएम इतना का ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9, ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 306, 457 और यहां पे लिखा हुआ है एचसीएफ। लिखा हुआ है एचसीएफ 306, 457 इक्वल टू 9, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर 657, ठीक है, तो इक्वल टू लिखा हुआ है 9। तो बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एलसीएम 306, 657 इक्वल टू 1, यही बोल रहा है। तो हम इसको कैसे निकालें, ये बात आपको जस्ट अभी हम पहले बताए हैं किस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये एक चीज मालूम रहेगा तो आराम से निकाल सकते। लिखेंगे क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको हम लोग ऐसे पहले बनाएंगे, पहली संख्या इक्वल टू 306, दूसरी संख्या इक्वल टू 657। तो लिखेंगे एचसीएफ इसका दिया हुआ है 9, फाइंड करना है एलसीएम इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं क्या, एचसीएफ इंटू
एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है 9 है गुना एलसीएम, ये फाइंड करना है। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 306 गुना 657/9। तो हमारा ये कटेगा 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौका 36, यानी कितना जा रहा है 34 गुना 657। तो हम लोग इसको 657 को 34 से गुना कर देंगे। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, हाथ में 2, 4 छक्का 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, हाथ में 1, 3 छक्का 18 और 2 20, 8 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। क्या लिख देंगे 2 3 3 3 8, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो एलसीएम तुम्हारा इसका निकल गया। ठीक है, तो एचसीएफ अगर तुमको पता था तो तुम इसका एलसीएम निकाल सकते थे। इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः एलसीएम 306, 657 इक्वल टू 2 3 3 3 8, ये हो गया आंसर। समझे? मतलब काम वही किए, थोड़ा सा हम इसको डिफिकल्ट कर दिए, लिख कर दर्शा दिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या, क्योंकि उसमें वो ऐसा करने रहा था, 2 संख्या का गुणनफल बोला था, और यहाँ हम क्या किए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, इस फॉर्मूला पे कोई भी अगर 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा निकल जाएगा। मान लो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, पहली संख्या दी हुई दूसरी संख्या निकल जाएगा। अगर मान लो पहली संख्या नहीं दी है दूसरी संख्या दिया तो पहला संख्या निकल जाएगा। अब मान लो एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम ऐसे निकलेगा, अगर एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ तो निकल जाएगा। ये इस तरीका से बनेगा। अगला सवाल है 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको आप बना हुआ है या इसको बनाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। अगला संख्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 जोड़ गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो उसमें जुट रहा है, दिख जाएगा हमको क्या है, इसको बताएंगे तुमको। पहले ये वाला सवाल को क्लियर करो, फिर अगला सवाल दे रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो दिशा के चलते कितने बाद पुनर्प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। जब यहाँ बोल रहा है कि एक खेल का मैदान वृत्ताकार है और एक व्यक्ति, 2 है यहाँ पे, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। सोनिया को लगता है इसको चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। अब मान लो दोनों एक साथ यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो कितने मिनट के बाद दोनों फिर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको हमको निकालने के लिए इसका होता है एलसीएम। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमको लिखना होगा कि इसको कितना समय लगता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू 12 मिनट, नहीं 18 मिनट। कितना है, 18 मिनट। उसी तरह रवि को क्या है, रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। रवि को एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो कितना लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है,
तो अगर मान लो हम ये समझते हैं, ये राउंड यहां से स्टार्ट, इसको सोनिया यहां से यहां तक जाने में 18 मिनट में पहुंचती है और ये 12 मिनट लगाता है, तो 12 मिनट में मान लो ये यहीं पे रहेगा और ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये मिला एक बार में, पहला चक्कर में मिला नहीं मिला, तो फिर दूसरा बार में फिर जाएगा, तीसरा बार में जाएगा। इस तरह से दोनों से कौन एक ऐसा संख्या है जो कट जाएगा, तो उसको कहेंगे हम एलसीएम, बड़ी संख्या। तो यहां पे लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम, ठीक है। लिखना नहीं, सीधे एलसीएम निकालो लास्ट में लिखेंगे 18, 12, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से कटेगा, 2 छक्का, 3 से कटेगा, 3 दूनी हो गया। अब लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम, तो यहां हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 क्या 6 6 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों फिर एक साथ वहां बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कितने मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, तो लिखेंगे अतः 36 मिनट के बाद पुनः दोनों मिल जाएगा, ठीक है। दोनों 36 मिनट के बाद मिल जाएगा। तो ये हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ये क्लियर हुआ। इसका उदाहरण में कुछ सवाल दिया, उसको बनाना है। इसमें 2 सवाल हम इसलिए छोड़े कि वो अलग टर्म पे है, तो तुमको जब ये बन जाएगा तो फिर इसको हम बताएंगे, जैसे उसमें छोड़े हुए थे उसी तरह से, ठीक है। अगला तुम्हारा सवाल आता है जो हम छोड़े हुए थे 3 पॉइंट में। 3 पॉइंट में तुम्हारा इस देखो 3.2 में तुम्हारा जो हम सवाल कुछ छोड़े थे, वो सवाल में क्या था, जस्ट तुम्हारा उस सब सवाल को बनाने का तरीका से थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है ना। तो डिफरेंट होने के चलते हम उसको क्या करते हैं, जब तुम पूरा एक पार्ट को सीख लेते हो, जैसे जो मैं CFLC में सिखाया, जब सीख लेते हो तब हम दूसरा पार्ट को तुमको समझाते हैं, ठीक है। तरीका एक बार में 2 तरीका 3 तरीका को सीख लेना बड़ा बहादुरी होता है, लेकिन किसके लिए, जो बहुत तेज, ठीक है। और आप लोग बहुत तेज भी हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम उस कमजोर विद्यार्थी को भी सिखाएं, तो उसको हम सिखाते हैं पहले 1 मेथड से बढ़िया से सीखो, फिर दूसरा मेथड। तो एक मेथड आपने हल करने का सीख लिया, अब दूसरा मेथड यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने का आपने सीख लिया है। अब दूसरा मेथड क्या है, उसको बनाना है, पहले जानना है कि यह किस प्रकार का हल है। मान ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या कहेंगे, a1, इसको क्या कहेंगे b1, इसको क्या कहेंगे c1, फिर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मेरा ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो इसको भी हल करने के लिए कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है, शर्त पहला शर्त है तुम्हारा एक और केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल हो। तो केवल एक हल हो, इसका शर्त होता क्या, ठीक है। अब इसका शर्त क्या होता है ये जानेंगे, उसके पहले और जानेंगे कि इसको ग्राफ के रूप में जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती है, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती है,
ये ग्राफ में होगा। ठीक है, कब होगा ये बात? जब ग्राफ में आएगा। प्रतिच्छेद, जैसे मान लो ये ग्राफ हम लोग ऐसे करके बनाते हैं तो एक लाइन ऐसे आता है, एक लाइन ऐसे आता है, यहाँ कटा, ऐसा अगर कट गया तो हम लोग कहते हैं केवल एक हल, यानी प्रतिच्छेद किया ये। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो बात ही होगा अलग, तो केवल एक हल नहीं होगा तो दूसरा बात होगा। इस केवल एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, समझ में आ रहा बात? ओबली दे रहे हैं, ओबली देने का मतलब हो गया कि वही चीज को बार बार दूसरा नाम से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अद्वितीय हल हो गया। इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं अविरोधी समीकरण। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। समझे? मतलब केवल एक हल को ही ये नाम है, कहीं तुमको प्रतिच्छेद करना होगा, कहां पे? ग्राफ में। अद्वितीय हल, केवल एक हल को। अद्वितीय मतलब क्या था? जिसका कोई दूसरा न हो। अविरोधी, अविरोधी भी हुआ, यानी इसका कोई विरोधी ही नहीं है, एक ही हुआ, है ना? तो इसका शर्त है A1 by A2 does not equal to B1 by B2। ये इसका शर्त है। उसी तरह दूसरा शर्त हमारा है जिसका अनेक हल हो। क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद जहां ग्राफ में जाएंगे तो उसको कहते हैं समपाती। समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, जैसे हमारा प्रतिच्छेद रेखाएं था उसी तरह से क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। और इसका एक नाम है आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म। और इसका एक नाम है संगत। जैसे ये इसमें संगत असंगत यानी लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं संगत। कहां पे? जैसे तुम्हारा आश्रित हम लिखे ना, आश्रित समीकरण युग्म, इसको लिखेंगे संगत समीकरण युग्म भी लिख सकते हैं। यहीं पे इसको कर दो, या संगत समीकरण युग्म। आश्रित को ही संगत भी कहते हैं। इसको ऐसे मिटा के लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका होता है शर्त A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। इसका मतलब हुआ ये तीनों का अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब हो गया, इसका क्या हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब एक सवाल का हम लोग का x का वैल्यू जैसे 1 आता था, y का वैल्यू 1 आता था, इसमें x का वैल्यू कुछ भी बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, जिसको कहते हैं अनेक हल। क्लियर? अगला है कोई हल नहीं। कोई
हल नहीं, कोई हल नहीं, ऑब्लिक। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। कब कहेंगे समांतर रेखाएं? जब ग्राफ में आएगा। अच्छा, ये समांतर रेखाएं कह दिए और समपाती के बारे में समझाया नहीं। समपाती का मतलब जो ग्राफ खींचेंगे उसमें दो लाइन आता है, एक लाइन ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे कट गया ना, तो ये समपाती नहीं हुआ। समपाती का मतलब होगा एक लाइन खींचे, इसी लाइन पे हमारा वो लाइन भी आ रहा है, जो दूसरा समीकरण का हल होता है उसका भी इसी पे जा रहा है, इसलिए इसका हल हो जाएगा। ठीक है, और समांतर का मतलब हो जाएगा ऐसे, एक इधर एक इधर, कहीं कटेगा ही, जैसे रेल का पटरी होता है, तो उसको हम उसमें कोई हल ही नहीं होगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक कोई हल नहीं होगा। ये हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं संगत समीकरण युग्म। क्या कहते हैं? संगत समीकरण युग्म, सॉरी असंगत, संगत नहीं, क्या कहते हैं? असंगत। ठीक है, इसको कहते हैं असंगत समीकरण युग्म, और इसी को हम लोग विरोधी भी कहते हैं, विरोधी समीकरण युग्म। समझ में आ रहा बात? असंगत हो गया किसका? जैसे ये हल है, ये हल नहीं है, तो संगत असंगत हो गया, विरोधी भी हो गया, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, और विरोधी में तो सिर्फ एक था, अब विरोधी मतलब इसका कुछ होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से इसका जो होगा शर्त वो क्या होगा? A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है, ये शर्त पे हमारा अब जो सवाल हम बताने जाएंगे वो ये शर्त पे बनेगा। ठीक है, कहीं पे केवल एक हल हो, प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय हल है, अविरोधी समीकरण युग्म, ये शर्त काम करेगा। कहीं पे अपरिमित रूप से अनेक हल है, संपाती रेखा है, आश्रित या संगत समीकरण युग्म है, तो ये शर्त काम करेगा। अब कोई हल नहीं है, समांतर रेखा है, असंगत समीकरण युग्म है, विरोधी समीकरण युग्म है, तो ये सब काम करेगा। ये समपाती प्रतिच्छेद करती है और समांतर रेखाएं सिर्फ ग्राफ पे जब हमको पूछा जाए तब देखेंगे, बाकी ये दोनों हम लोग हमेशा सवाल में जानते हैं, बनता है। ठीक है, ये ट्रिक कॉपी में उतरेगा तुम्हारा। ठीक है, इस पे जो सवाल बताएंगे वो भी उतरेगा, ये सूत्र है तुम्हारा, इसको बनाने का। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर, जैसे तुम्हारा दिया हुआ है 2, क्या दिया है? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अनुपातों में A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब ये तुमको ग्राफ में बताना है कि यह प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी अथवा समपाती। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ये बोल रहा है इस सूत्र के आधार पर हमको बताइए। तो जैसे पहला सवाल हमारा, ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या बोल रहा है? 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और अगला है इसका समीकरण 7x प्लस 6y
-9 इक्वल टू 0। अब यहां पे समझना है A1 कौन है, A2 कौन है। ये A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2। ठीक है, अगर ये समझ गए तो सूत्र पे हम लोग आराम से बैठा सकते हैं। अब हम इसको ये जानना है कि यह जो सूत्र हमारा है, ये सूत्र पे पूरा का पूरा किस चीज को ये बात कह रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, हम पहले लिखेंगे A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू 8, फिर लिखेंगे A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू -9। ये हम जो साइन लिखे हैं ये भी लिखना है, जो उसके साथ साइन लगा वो लिख देना है। अब हम लिखेंगे साधारण रूप से A1 बाय A2, कोई शर्त नहीं है, B1 बाय B2, C1 बाय C2। ये लग रहा है कि हम परिमित हल का लिखे हैं, लेकिन नहीं, अभी हम किसी का शर्त नहीं लिखे, सिर्फ हम इस पर बैठा दिए कि सब इक्वल। अब इस पे पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद देखो क्या होता है। 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/-9। अगर तुम्हारा पहला शर्त डज नॉट इक्वल टू दिख रहा है तो यह क्या हो गया, हमारा पहला शर्त को पूरा कर दिया। जो कि हम शर्त तुमको लिखाए हैं जिसका केवल एक हल हो, उसमें क्या लिखा है, ये दोनों बराबर नहीं रहेगा, दोनों अनुपात बराबर नहीं है ना, है कट भी जाएगा तो भी है, बराबर नहीं है। मान लो काट भी दो, यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या हो जाता है 5/7 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 8/9। तो ये दोनों बराबर नहीं है। हम अगला नहीं देखने जाएंगे कि मेरा है बराबर या नहीं है, या क्या है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण का हल क्या है, अविरोधी है। मतलब पहला प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम तुमको बताए हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसके बारे में बताएं, जिसका केवल एक हल होगा। लिखेंगे अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लिख दिए। आखिर हम जाने कैसे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो शर्त हम अपना जो याद किए हैं केवल एक हल का, तो केवल एक हल को ये पूरा कर रहा है, ये शर्त पूरा कर रहा है, हम आगे नहीं देखने जा रहे। अगर मेरा ये पूरा कर दिया तो हम आगे नहीं देखने जा रहे। ठीक है, ये बात दिमाग में आ गया सबको। तो ये शर्त हम लिखे नहीं यहाँ पे, ये शर्त नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार हम फॉलो करेंगे सबको बराबर, क्योंकि अब तीनों शर्त को लिखेंगे तो तीनों शर्त में तो हमको पता चल ही रहा है कि हमारा फॉलो कर रहा है। अगर हम सिर्फ एगो में कर लिए तो बाकी दो को नहीं लिखेंगे, इसका मतलब नहीं है, नहीं, इसी पर हमारा फॉलो हो जाएगा ये प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं। अगला सवाल को भी आप इसी तरह से उतारेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 करके लिख लेंगे, पुटअप करेंगे, देखेंगे कि पहला में ही अगर ये इक्वल टू नहीं है, अगर कटने वाला तो काट लेंगे पहले, और नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करती है। अगर मान लो तीनों बराबर हो गया, क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया, तो क्या हम लिखे हैं उसको, समपाती। क्या लिखे हैं, समपाती। अगर तीनों बराबर हो जाएगा जिसका मतलब हो गया अनेक हल। तो अनेक हल किसके लिए लिखे हैं, जो समपाती होगा। ठीक है, यहाँ समपाती लिखा हुआ है, समपाती हो गया, इसका मतलब काम खत्म। फिर तीसरा जैसे ही हम लोग आएंगे उसको हल करेंगे, देखेंगे ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। ये किसका हल है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, अर्थात समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से इसको बनाना। समझ में आ गया सबको? यस सर। स्टार्ट किया? यस सर। ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों की तुलना ज्ञात कर कीजिए कि रैखिक समीकरण युग संगत है या असंगत। फिर वही तरीका बताना है, संगत
और असंगत। संगत मतलब और असंगत मतलब अपरिमित रूप से हल नहीं, कोई हल नहीं, सीधा। तो इसमें पहला सवाल हमारा देखते हैं हम लोग, 3 का पहला, 3x + 2y, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, अब हम इसको वही शर्त पर लाएंगे, ये संगत है या क्या। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, a1 a2 सब लिख लेंगे। तो लिखेंगे a1 = 3, b1 = 2, c1 = 5। फिर लिखेंगे a2 = 2, b2 = -3, c2 = 7। अब फिर वही शर्त लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2, c1/c2। अब हम इसे पुटअप कर देंगे इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3/2, 2/-3 और 5/7। देखो ये है 3/2 और ये है 2/3, दोनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यह जो होगा इसका हल होगा, लेकिन कैसा हल होगा, एक हल होगा, अर्थात संगत हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केवल एक हल या संगत। मतलब यहां बोल रहा है, क्या बोलना है, समीकरण युग्म का संगत है या असंगत, जिसका एक हल होगा और अनेक हल होगा, दोनों मिला के हो गया संगत। ठीक है, और जिसका केवल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, वो हो गया असंगत। ये हमारा डज नॉट इक्वल टू में आ रहा है। ठीक है, इसका लिखेंगे संगत युग्म, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, इसी तरह दूसरा का बैठाएंगे, तीसरा का बैठाएंगे, चौथा का बैठाएंगे, पांचवा का बैठाएंगे, जिसमें पहला काटकुट हो गया, इसका मतलब तो संगत होगा ही। अगर दोनों मेरा बराबर हो गया यहाँ पे तो भी संगत होगा। अगर ये वाला सिर्फ काटकुट हो जाए और ये बराबर है तब असंगत होगा। क्लियर? ये तो बता ही चुके हैं, ग्राफीय विधि सॉल्व कीजिए। इसका क्वेश्चन है 5, एक आयताकार बाग स्टार्ट किया। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात की। इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हो, जैसा कि आपको बताया गया। फिर भी हम इक्वेशन निकाल के बता रहे हैं। बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 लेट, माना कि क्या मानेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई किसकी, आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई = x मीटर। फिर लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई = y मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अर्ध परिमाप बाद में हम लोग देखेंगे, पहले देखते हैं क्या है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्न बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अब देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई से ये 4 मीटर अधिक है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, नहीं तो इधर माइनस करेंगे तब दोनों बराबर होगा। अब हम लोग का y प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x - y = 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है कि
परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुना L प्लस B। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप अगर निकालेंगे तो 2 हट जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे बोल रहा है उसका अर्ध परिमाप है 36। लिखेंगे फिर x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 36। क्योंकि लंबाई हमारा l x के बराबर है, चौड़ाई b y के बराबर है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई को आधा कर दिए, अर्ध हो गया, तो 36 के बराबर थे, 2 से 2 कट गया, यानी हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36, समीकरण 2। अब आप इससे हल करके आराम से निकाल सकते हैं, इक्वेशन हल करके तो लिखेंगे, क्योंकि यहां ना गुणा करना है और ना जोड़ना है कुछ, है ना, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि साइन अलग है, जोड़ने पर तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये कट गया, हो गया 2x इक्वल टू 40, देयरफॉर x इक्वल टू 40 बटा 2, तो 20 हो गया, x इक्वल टू 20। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x का मान मेरा कितना आया 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 20 हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो y इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, तो लिखेंगे y इक्वल टू क्या 16, लिखेंगे अतः, अब फिर वही लिखेंगे आयताकार भाग की लंबाई, अतः आयताकार भाग की लंबाई x इक्वल टू कितना आया 20 मीटर, फिर वही चौड़ाई y इक्वल टू 16 मीटर, आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात? तो यह मेरा इक्वेशन निकाल के जैसे बनाते हैं उसी तरीका से बनाना है, इस पे इक्वेशन था। क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोल रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपित जैसा हो। इसका आंसर जरूरी नहीं कि हम जो आंसर लिखेंगे वो टैली हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो जरूरी नहीं कि हमारा टैली कर जाए, ठीक है, हम उसमें कुछ भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा पहला सवाल का आंसर 6 का पहला हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब एक हल, और दूसरा का हो जाएगा, इस दोनों का अगर करेंगे तो हमारा आंसर हुआ है। अगला है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या चीज, समांतर रेखाएं में। और तीसरा है समपाती रेखा, तो तीसरा का इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला मेरा सिर्फ सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि समांतर के लिए जस्ट उसका डबल दे देंगे तो हमारा सब इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, समपाती के लिए। और समांतर के लिए हमारा जो रहेगा, मतलब लास्ट वाला हमारा बराबर न रहे, लास्ट वाला मेरा 8 है तो बराबर नहीं है, 12 है, इसके बराबर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यही इस तरह से हम लोग बना दिए इसको, ठीक है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। तो
ग्राफ वाला सवाल तुमको सिखाए हुए हैं। ग्राफ जब खींचोगे, जरा सा वीडियो यहां लो, ऐसे इधर से मेरे तरफ से, जैसे ग्राफ तुम खींचे, ठीक है, ग्राफ खींचने के बाद तुम्हारा ग्राफ अगर ऐसा आता है, ऐसा आता है, दिख रहा है, ऐसा अगर आता है तो इस तरह से जब तुम उसका ग्राफ का सॉल्यूशन तुमको पता है कैसे करना है, वो ग्राफ का सॉल्यूशन करने के बाद अगर ऐसा आएगा तो यही बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसा ट्रायंगल तुमसे बन जाएगा, इसको छायांकित कर देना है। मतलब इसको पेंसिल से ऐसे ऐसे करके छायांकित कर दिए तो हो गया। यही सवाल इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, बोल रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ग्राफ खींचिए और x अक्ष, तो हम x अक्ष पे ही बता रहे थे तुमको, ये जो बता रहे थे x अक्ष पे बता रहे थे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है ना। तो x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, ये भी बताना। तो त्रिभुज का पटल को छायांकित कीजिए, हो गया। तो अगर तुमसे फिर भी नहीं बनता है, इसका ग्राफ को बना लेना और जब मैनुअल क्लास स्टार्ट हो उस समय पूछना, तब ज्यादा तुरंत तुमको उसको समझा देंगे। ओके, ये सवाल यानी 3.2 तुम्हारा पूर्णतः अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर भी अगर तुमको इससे कोई सवाल है तो पूछना है। कंप्लीट मेरे तरफ से हुआ है, ठीक है, तुम्हारे तरफ से नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग 3.3 लेसन नंबर 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम तुमको छोड़े हुए थे 2। क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण था इसका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा समीकरण था 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू है -24। तो बोल रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम तुम लोगों को बताए थे इसको हल करके x और y का मान निकालना। तो हम इसको हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग का x और y का मान आ जाएगा, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी हल करके हम बताते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर जोड़ने पर, तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y और 4 11 44 और 3 से करेंगे 3 दूनी 6x, 3 चौका 12y और 24 तिया 72। तो ये कट गया 8 अच्छे 14x और इसमें ये घटेगा तो 12 में 4 दिया 8 और ये हो जाएगा 6 में 4 जाएगा 2 -28। Therefore x इक्वल टू -28 बटा में 14, 14 दूनी 28 मतलब x का मान आया -2। लिखेंगे आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहां हो जाएगा क्या -4 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो ये -4 उधर चला जाएगा तो लिखेंगे क्या 3y इक्वल टू 11 प्लस 4 यानी 3y इक्वल टू 15। देयरफॉर y इक्वल टू 15/3, 3 बचे 15, तो y इक्वल टू 5। अब हम देख रहे हैं कि x का मान -2 और y का मान 5, जबकि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है। अतः y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y का मान हो गया 5, m इंटू -2
प्लस 3, यहां हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m, माइनस 2m प्लस 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस 2m को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2m इक्वल टू 3। अब ये 5 को प्लस में इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, 3 माइनस 5, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा 2m इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 2/2, तो m इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा m का मान निकालना था, m का मान कितना निकला माइनस 1। ये समझ में आया कि x और y का वैल्यू निकालने के बाद हम इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे 3.5 का। 3.4 में कुछ नहीं वैसा, सब बता चुके हैं। 3.5 का एक्सरसाइज 3.5 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a माइनस b x प्लस a प्लस b y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, और इसको बोल रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होंगे तो अनेक हल का सूत्र हमको इस पे लगाना होगा पहले। ठीक है, तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के शर्त। अब ये बात जान लो कि शर्त जब हम लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग का A1 A2 ये सब लिखना होगा, तो वो लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो लिखेंगे A1 इक्वल टू 2 हुआ, B1 इक्वल टू 3 हो गया, C1 इक्वल टू 7 हो गया, A2 इक्वल टू A माइनस B हो गया, B2 इक्वल टू A प्लस B हो गया, C2 इक्वल टू हो गया 3A प्लस B माइनस 2 हो गया। अब हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के शर्त। क्या शर्त है भाई, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, क्योंकि तीनों बराबर होता है अपरिमित रूप से अनेक हल का। हम पहले इस पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 बटा A माइनस B इक्वल टू 3 बटा A प्लस B इक्वल टू 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2। ये हो, तो हम लोग इस 2 को पहले लेके चलेंगे, है ना। तो 2 बटा A माइनस B इक्वल टू 3 बटा A प्लस B लेके चलते हैं। तो बाय क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 3 इंटू A माइनस B, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B। तो 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 3B, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 2B। अब हमारा A इधर 2 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 है, इधर में प्लस 2B है और ये माइनस 3B इधर आएगा तो प्लस 3B हो जाएगा। हो गया, तो 3A में से 2A जाएगा तो क्या हो जाएगा A, 2B और 3B क्या हो जाएगा 5B। हो गया, तो हमारा यहाँ पे A इक्वल टू क्या आया 5B, है ना। A इक्वल टू मेरा क्या आया 5B। तो इस तरीका से हमारा A इक्वल टू जब 5B आ रहा है तो दूसरा पे जब हम लोग पुट करेंगे, जैसे हमारा एक बार हम इसके बराबर ये लेके चले, अब इसके बराबर ये लेके चलेंगे, फिर है ना क्या लिखेंगे, फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस 5B इक्वल टू 0, या इसको ऐसे ही रख दें। ठीक है, फिर 2 बटा में A माइनस B इक्वल टू 7 बाय
3a प्लस b माइनस 2। तो हम इसमें अब 2 से गुना करेंगे, 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6a प्लस 2b माइनस 4 7a माइनस 7b। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 6a माइनस 7a प्लस 2b माइनस है तो प्लस 7b, और ये माइनस 4 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 6a में 7a गया तो माइनस a, और ये जुट जाएगा तो जाएगा 9b इक्वल टू 4। हम लोग क्या देख रहे हैं, a इक्वल टू 5b है, तो यहाँ जाएगा माइनस 5b प्लस 9b इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएगा तो क्या, दोनों b हो गया तो घट जाएगा, तो जाएगा 4b इक्वल टू 4। देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा तो 1 आया, यानी b का मान आ गया 1। फिर लिखेंगे क्या, a इक्वल टू 5b, मतलब a इक्वल टू 5 इंटू 1, a इक्वल टू क्या हो गया 5, तो लिखेंगे अतः a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। समझे बात को। तो यह हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 करके हम लोग हल नहीं किए हैं। हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे ये समीकरण हल ना करके इसको इस शर्त के अनुसार इसको हल किए हैं। और शर्त पे हल करने का मतलब होता है, एक बार इसको लेकर चले, फिर एक बार पहले इसको दोनों को बराबर ले, फिर इसके बराबर ये भी है इसलिए इसके बराबर ये लेकर चले। अगर इसके बराबर लोगे तो भी वही आएगा, हम लेकिन इसको लेकर चलते। ओके, अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, ये बात अभी हम तुमको तुरंत बताए नहीं कि इसका कोई हल कब नहीं होगा, जब शर्त हमारा यहाँ डज नॉट इक्वल टू। हम यही बात लिखने के बाद ये लिखेंगे कोई हल नहीं होने का शर्त, और यहाँ डज नॉट इक्वल टू करेंगे। इसमें हमारा अगर डज नॉट इक्वल टू है, हम इस दोनों को सिर्फ लेके चलेंगे, डज नॉट इक्वल टू लेके नहीं चलेंगे, इस दोनों को लेके चलेंगे। तो हमको क्या बोला, के, तो के का मान आ जाए, सब हमारा वहीं पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होगा तो फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रैखिक समीकरण का युग प्रतिस्थापन या बजगुदन विधि से हल कीजिए और उसका उपयुक्त कौन लगा, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसको समीकरण 1 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 को समीकरण 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 को समीकरण 2 को मान करके समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल के अनुसार अगर करेंगे तो हमको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, यानी बजगुणन विधि से हमको अच्छा लगेगा। क्लियर है बात। ये इस तरह से तुम्हारा पूर्णतः 3 पॉइंट खत्म मेरे तरफ से हो गया है। आपके तरफ से कोई भी सवाल अगर अभी भी लगता होगा कि सर ये नहीं बन रहा है, आप भेजो, हम उसको बता के देंगे। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा लेसन हम स्टार्ट करने वाले अगला बुधवार को। अगला बार तुमको हम स्टार्ट करने वाले हैं 12.1। तो 12.1 के लिए 12 का जो अध्याय का स्टार्टिंग में वो पढ़ना है। कुछ सूत्र हम तुमको लिखाए हुए हैं, उसको भी पढ़ना है। इसमें भी कुछ सूत्र है वो पढ़ना है, और इसमें तुमको हम बताएंगे सवाल, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, अब एक सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग सभी कोई मैथ्स या कोई अन्य सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता से लेके नहीं पढ़ रहे हो। अगर जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको बोला जा रहा है कोशिश करो कि पढ़ें, क्योंकि अभी लंबा जाएगा अगस्त तक। ठीक है, तो इसलिए तुमको बोला जा रहा है घर में नहीं पढ़ोगे तुम्हारा पढ़ाई मिस हो जाएगा, सिलेबस जैसे का तैसे रहेगा, तुमको सब कुछ फिर से टाइम घुरकर नहीं आने वाला है। बोर्ड एग्जाम वही फरवरी या मार्च में होगा, तब क्या करोगे, इसलिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को बोला गया है प्रत्येक दिन माँ पिताजी को पैर छूकर प्रणाम करना है ना, उनका रिस्पेक्ट करना है, बाहर कोशिश करना है नहीं जाने का। ठीक है, अगर कोई जरूरी काम है तभी जाइए, और वो भी मास्क लगा कोशिश कीजिए। वहां से आने के बाद आपको 100% हाथ धोना है। अगर आप ज्यादा भीड़ भाड़ में गए हैं तो आपको क्या करना है,
स्नान कर लेना है, कपड़ा वगैरह खींच पाच के। ठीक है, ओके बाय।